नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन से चैप्टर खुलने वाले हैं। नीतीश कुमार के मिशन 2024 में बड़े बड़े छेद हैं और वो छेद क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। पीएम मोदी को बेस्ट बताने वाले नीतीश चैलेंज कैसे कर पाएंगे। मोदी की वजह से पीएम बने नीतीश मोदी को चुनौती कैसे दे पाएंगे, आज इस पर बात होगी। नीतीश का 2024 वाला एंटी मोदी प्लान सिर्फ धोखा है क्या, और यू टर्न लेने वाले नीतीश से तेजस्वी की पार्टी को कितना खतरा है। मोदी को हटाने का प्लान बनाने वालों को मोदी ने क्या जवाब दिया, आज ये भी बताऊंगा। और सस्ते चाइनीज फोन को स्विच ऑफ करने वाली क्लास भी लगेगी। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द करने के लिए नुपुर शर्मा हाईकोर्ट में याचिका लगा सकती हैं। उनके खिलाफ सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए और उनकी जांच दिल्ली पुलिस करे। जांच पूरी होने तक नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। नुपुर शर्मा के खिलाफ एसआईटी जांच की पश्चिम बंगाल सरकार की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस उदय उमेश ललित सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। केंद्र सरकार ने आज उनके नाम का ऐलान कर दिया। यूयू ललित देश के 49वें चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर होंगे, जिसके बाद 27 अगस्त को जस्टिस यूयू ललित को शपथ दिलाई जाएगी। उनका कार्यकाल महज 74 दिनों का होगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने आज 3 आतंकियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के थे। इसमें एक आतंकवादी की पहचान लतीफ राथर के रूप में हुई है। आतंकी लतीफ राथर राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट समेत कई आम नागरिकों की हत्या में शामिल था। मई महीने में लतीफ राथर और उसके साथियों ने बडगाम के तहसील ऑफिस में घुसकर राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। एनकाउंटर के बाद आतंकियों के ठिकाने से कई तरह के हथियार और गोला बारूद बरामद हुए थे। यूपी में अब 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिलाएं बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी। जल्दी ही योगी सरकार इसका ऐलान करेगी। परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। रक्षाबंधन के लिए भी मुफ्त सफर का ऐलान हुआ है। 12 अगस्त को रात 12 बजे तक सभी महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। रेल मंत्रालय की स्थायी समिति ने रेल किराए में बुजुर्गों को फिर से रियायत देने की सिफारिश की है। 21 जुलाई को पाठशाला में हमने आपको रेल किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत खत्म होने के बारे में बताया था, जिसके बाद 4 अगस्त को रेल मंत्रालय की स्थायी समिति ने यह सिफारिशें सरकार को सौंपी थी, जिसमें रेल किराए में बुजुर्गों को 40 से 50% छूट मिलती थी, उसे फिर से शुरू किया जाए और कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी कोच में इसे फौरन लागू किया जाए, इसकी सिफारिश की गई है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज दिल्ली में अचानक बेहोश हो गए। इमरजेंसी में उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया। बताया गया है कि राजू श्रीवास्तव जिम में थे और ट्रेडमिल में दौड़ते वक्त उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और बेहोश हो गए। उन्हें एम्स लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजू श्रीवास्तव की हालत बेहतर है। चीन में नया वायरस आ गया है। इस वायरस को जूनोटिक लांगिया कहा जा रहा है। इससे चीन के 2 प्रांतों में 35 लोग संक्रमित हो चुके हैं। यह वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है, लेकिन अभी वायरस के ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के सबूत नहीं मिले। इस वायरस से वैसे ही लक्षण दिख रहे हैं जैसे कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर लक्षण दिखते हैं। पाकिस्तान अब शेरों का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा। पाकिस्तान लाहौर के चिड़ियाघर के 12 शेरों को बेचने जा रहा है। एक शेर की कीमत 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए है और लाहौर के चिड़ियाघर में 29 बाघ और शेर है, लेकिन सिर्फ 19 शेरों को रखने की जगह है और ज्यादा शेर होने से उन्हें पालने का खर्च भी बढ़ रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने शेरों की नीलामी करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोट पहनने से भी दिक्कत होती है। बाइडेन अमेरिका में केंटकी राज्य के दौरे पर थे। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जब जो बाइडेन कोट पहनने लगे तो वो आसानी से कोट नहीं पहन पाए। इस दौरान बाइडेन के सनग्लासेस भी गिर गए। 79 साल के बाइडेन की सेहत पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कुछ अर्से पहले वो साइकिल राइड करते हुए गिर गए थे। एक बार वो प्लेन में चढ़ रहे थे तो पैर स्लिप हो गया था और तब भी गिर गए थे। तो ये तमाम खबरें आपने दिन के रिवीजन के तौर पर देखी। अब बीजेपी से ब्रेकअप के बाद आज नीतीश कुमार ने जो नई सरकार बनाई है उसका चैप्टर। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। नीतीश कुमार पुराने पद पर ही हैं, लेकिन अब टारगेट नरेंद्र मोदी हो गए।
शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने लगे और कह दिया कि 2014 में जो आए थे वो क्या 2024 में आ पाएंगे। पहले सुनिए नीतीश कुमार ने आज शपथ लेने के बाद पीएम मोदी के बारे में क्या कहा, फिर आपको बताएंगे यही नीतीश कुमार 5 साल पहले पीएम मोदी के बारे में क्या कह रहे थे। दिमाग चले ना, हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना सब नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। सफल वही व्यक्ति होता है जो फ्रंट से लीड करता है, और इस मामले में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फ्रंट से लीड करते हैं। लीड भी करना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अगर सफलता है तो उसका श्रेय मिलेगा, अगर कोई कठिनाई आएगी तो उसकी भी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी, और ये हिम्मत का काम है। तो जो नीतीश कुमार आज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में लौटेंगे या नहीं ये तय नहीं है, वही 2017 तक कहते थे कि नरेंद्र मोदी फ्रंट से लीड करते हैं और जो फ्रंट से लीड करता है वही जीतता है। इस चैप्टर में आपको और बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम चल रहे हैं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी के पास। हमारे साथ जुड़ गए हैं बतौर गेस्ट लेक्चरर। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज की पाठशाला में। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपको आवाज आ रही है? सर सुबोध जी आराम चाहिए, ऐसे ऐसे पैट। हाँ आवाज आ रही है, क्या हाल है, ठीक हो आप? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज की पाठशाला में। आवाज आ रही है? हाँ थैंक यू, नाइस ऑफ यू। सर आप तो पहले तमाम आपकी पहचान में सबसे पहला परिचय आपका चूंकि बिहारी बाबू का होता है, तो एक बिहार के निवासी के तौर पर जो बिहार में हुआ कल, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या? मैं टीएमसी सांसद या नेता की नहीं पूछ रहा हूं, बिहार निवासी की पूछ रहा हूं। मैं बिहार पुत्र की हैसियत से ही बात कर रहा हूं, चाहे आपके शब्दों में बिहारी बाबू की हैसियत से बात करता हूं। मुझे जो प्रतिक्रिया है मेरी, वो जो भी काम बिहार की बेहतरी के लिए होता दिखता है, जहां बिहार में पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्राइड आने की बात होती है, वैसा कोई काम होता है जो कि नीतीश कुमार ने किया है। राइट डिसीजन लिया है, राइट टाइम पे, राइट डायरेक्शन में, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल स्टेप लिया है उन्होंने। उसके लिए मैं देख रहा हूं पूरे बिहार में खुशी की लहर है। मैं स्पष्टवादिता का कायल हूं और मैं कह सकता हूं कि पूरे बिहार में खुशी की लहर है। लोग चाह रहे थे कि ऐसा हो, क्योंकि जिस तरह से जुमलेबाजी हुई थी बिहार में, जिस तरह से वायदे बहुत सारे किए गए, आप वायदे ये भी किए गए थे कि 1,75,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, कि बिहार पैकेज देंगे, कि पटना यूनिवर्सिटी को ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी करने की बात चल रही थी, उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं। ऊपर से भी हाल में ही यहाँ बिहार में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, शीर्ष नेतागण, वो आए थे पटना में, और जिस तरह से उन्होंने बिन बादल बरसात, बगैर किसी मौसम के जिस तरह से रैली निकाली थी और धन शक्ति का जितना दुरुपयोग किया था, जैसे फूल बरसाए जा रहे थे रास्तों में, उसी रैली के दरमियान हमारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कह दिया कि क्षेत्रीय पार्टी ख़त्म हो जाएगी, हम भारतीय जनता पार्टी ही रहेंगे, विपक्ष ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रहेगी बीजेपी। तो ये तो नीम पे करेले की तरह हुआ, और ये डिसीजन जो है कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है, सोची समझी ये डिसीजन है और वो हुआ। और उसके लिए शत्रुघ्न जी, मैं भी खुश हूँ। शत्रुघ्न जी, आप खुश हैं, आप कह रहे हैं बिहार की जनता खुश है, और आपने ये भी बताया, और ये बात कुछ और लोग भी जो जेडीयू से नहीं है वो ये गिना रहे हैं कि कैसे जो वादे किए गए थे बिहार को लेकर वो पूरे नहीं हुए, इसलिए नीतीश कुमार जी अलग हो गए। लेकिन सर, नीतीश कुमार जी कल से लेकर आज तक
एक बार भी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार को पैकेज नहीं मिला इसलिए अलग हो गया, बिहार को लेकर काम नहीं कर पाया इसलिए अलग हो गया, बिहार को लेकर वादे पूरे नहीं किए गए इसलिए अलग हो गया। वो एक बार भी ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं पार्टी जो है उसको लेकर कुछ गड़बड़ हो सकती थी और भविष्य में देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो क्यों नहीं कहते कि इसलिए अलग हुआ कि बिहार के लिए काम नहीं कर पा रहा था? नहीं, वो जो कह रहे हैं उस पर तो किसी रिएक्शन आ ही नहीं रहा। और खासकर बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो गोदी मीडिया के हैं और मोदी मीडिया के हैं, वो इस बात को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि पैसे का खूब खेल हो रहा था यहाँ पे बिहार में बहुत ज़्यादा पैसे का खेल हो रहा था। जिस तरह पैसे का खेल किया गया, जनादेश का अपमान किया गया गोवा में, यहाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ हमारे शिवसेना के साथ जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी का खेल हुआ है वहाँ महाराष्ट्र में, तो बिहार में भी तो खेल हो रहा था। रिकॉर्डिंग सामने है। कुछ विश्वसनीय सर मैं तो वही बात कह रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं सर, आपको खबर होती है उसे मुझे। सर मैं ये कह रहा हूं, मैं यही बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं पार्टी टूट जाती इसलिए बचाने के लिए आरजेडी के साथ चला गया। लेकिन आरजेडी और आप भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बिहार को बचाने के लिए वो आरजेडी के साथ चले गए। तो पार्टी बचाना लक्ष्य था या बिहार बचाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बड़ी प्राथमिकता जो है सामने ला दी, बड़ी बात सामने ला दी कि जिस तरह भी हाल में नीम पे करेला जो मैं बोल रहा था, पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ के लोगों को खरीद के वही गोवा कल्चर है, मध्य प्रदेश कल्चर है, महाराष्ट्र कल्चर पे आप जो दिखा रहे थे अपना रूप, वो रूप लेकर सामने आ रहे थे। इनके पास रिकॉर्डिंग भी है, इनके पास, इन्होंने सबको रिकॉर्डिंग सुनाई भी है। ये तो गलत बात थी। तो आपको जो हमने कहा वो कोई गलत बात नहीं कही, आपने और लोगों से भी सुनी होगी। ये तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। वो ये बात करते, वो जरूर ये बात करते, तेजस्वी भी ये बात जरूर करते, जब तक कि ये कांड नहीं हुआ। ये आप अपने लोगों के साथ आप देखिए इस चीज से क्या होता है। शत्रुघ्न जी एक प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं सर, मैं थोड़ी देर के लिए, शत्रुघ्न सर मैं एक थोड़ी देर के लिए ये बात मानता हूं कि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वो बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन लोगों के मन में एक प्रश्न है सर कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, बीजेपी को छोड़ दिया, जी तो उनकी पार्टी कैसे नहीं टूटेगी? अगर बीजेपी पैसे के बल पर तोड़ना चाहेगी तो आज भी विधायकों को तोड़ सकती है। अगर ईडी सीबीआई का डर दिखाकर तोड़ने की बात है तो वो डर आज भी बनाया जा सकता है। आरजेडी के साथ चले जाने से विधायक अब नहीं टूटेंगे, इसकी क्या गारंटी है? सुशांत, आपसे कहना चाहूंगा मैं कि बिहार के लोग अलग मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ पे आपने कहा जिन एजेंसीज का नाम लिया, उस एजेंसी का डर दिखा के अगर तोड़ना होता तो अभी तो तोड़ लिया होता। क्या वो आरजेडी का एक आदमी तोड़ सके आज तक? उनकी कोशिश तो होगी पहले भी कि आरजेडी का कितनी कोशिश साथ साथ चलता रहता है, वो तो नहीं किया उन्होंने। और यहाँ के लोग डरने वाले तो है नहीं। ये बिहार की मिट्टी, आप बिहारी बाबू से सवाल कर रहे हैं। बिहार के लोगों में बहुत जान है, बहुत जान बाई था एजा, बहुत जान बा, कोई डरे वाला नहीं के एजा ना सर। पर हमरा प्रश्न ई बा सर, हमरा प्रश्न ई बा कि अगर डर नहीं खे लगत तो जेडीयू रह सकेला बीजेपी के साथ, काहे साथ छोड़लस चल गइलस आरजेडी के साथ? ये हिम्मत वहीं दिखा देनी थी। बेहतरी खातिर ना बेहतरी खातिर गइलो सब आरजेडी के साथ, कि बिहार के बेहतरी खातिर। एजा जो चल रहा बा, इतना महंगाई, बेरोजगारी, इतना रोज रोज जवाब देवे पड़ेला कि आपके आदमी, इतनी महंगाई, इतना पैसा, रुपए की कीमत कहाँ जा रही है। पहले ये लोग क्या बोलते थे, और साहब आप चुप हैं यहाँ पे। ये डिविजिव पॉलिटिक्स हो रही है, लोगों को बांटने की बात चल रही है। नीतीश बाबू आप तो फिर भी थोड़ा संभाल लेते हैं, लेकिन आप समझाते क्यों नहीं उनको? बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसा है सुशांत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो, देखिए अगर आप सच्ची मुझसे पूछोगे तो मैं तो कहूँगा बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं तो इस पार्टी का हूँ भी नहीं, लेकिन आपने मुझसे पूछा है। नहीं सर, आपके लिए बेगानी शादी है ही नहीं ना सर। आप भी बिहारी, मैं भी बिहारी आदमी सर। हम तो दिल्ली में रहें, न्यूयॉर्क चले जाएं, सैन फ्रांसिस्को चले जाएं, बिहार में कुछ भी होगा तो हमारा दिल धड़कता है सर। एक चीज लोग ये भी पूछ रहे हैं सर कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, इसलिए आरजेडी से अलग हो रहा हूं।
और भ्रष्टाचार के वो मामले तो वहीं के वहीं बने हुए हैं तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर। इसके साथ साथ इस बीच में लालू जी का 4 मामलों में कन्विक्शन हो गया, सजा भी हो गई, तो फिर वो तो और भ्रष्टाचार साबित हो गया। तो उन लोग के साथ नीतीश कुमार कैसे चले गए? देखिए ना, क्या क्या है जो आपने कहा कि ये इश्यूज हैं, ये तो मुद्दे हैं जो कोर्ट में हैं। वो कानून अपना काम करेगा, वो तो चलता रहेगा। इसका मतलब ये कि आप बिहार की प्रगति छोड़ देंगे, रोक देंगे? अभी तो कोई नई कारण, अभी तो कोई केस नहीं ना, अभी तो कोई नई ताजगी नहीं है ना इस मामले में अभी। और दूसरी बात, लालू जी की बात कर रहे हैं, जो भी हुआ, अभी बात हो रही है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जो है बिहार की युवा शक्ति की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक है। लड़का बहुत समझदार हो गया आज, बहुत बहुत बढ़िया उसके अंदर विजडम है अभी। और लड़का इतना अच्छा से करके, आपने देखा कल जिस तरह से उसने शपथ ग्रहण के बाद अपने को पेश किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा लगा ये करके। तो बदलाव होता है, जैसे आपने शुरू में कहा ना कि 2014 के लोग 2024 में नहीं रहेंगे, अजीब अजीब लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं। अरे भाई, ये तो जीवन का नियम है। पॉलिटिक्स में जो कल था वो आज नहीं है, जो आज होंगे वो शायद कल नहीं रहेंगे। ये तो होता ही है। आज मैं आसनसोल से लैंडस्लाइड विक्ट्री करके आया हूं आप लोग की दुआ से, तृणमूल कांग्रेस से 3 लाख से ज्यादा वोटों, बाई इलेक्शन का एक रिकॉर्ड कायम हुआ, वहां से जीत कर आ रहा हूं, जिसका श्रेय मैं देता हूं ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आसनसोल की जनता जनार्दन को, और कुछ मैं अपने लिए भी रखता हूं कुछ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कल 10 साल बाद चुनाव लड़ूं तो मैं हो सकता है 13 लाख से भी जीतूं, और हो सकता है 1 लाख से भी जीतूं, या हो सकता है ना भी जीतूं। तो ये तो बदलाव जो है जीवन का नियम है। अब और दूसरी बात, आप कहते हो कि लोग ऐसा ऐसा केस है, ये फलाना मुद्दे अभी टिके हुए हैं। अरे भाई, आप ऑपोजिशन में खासकर, ये लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास सुशांत, आप तो समझते हैं। फिल्मों में अगर कोई खास रफ टफ का रोल का होता था तो 3-4 ही तो ऑप्शन होते थे उनको। कहते थे रोमांटिक भी हो, रोमांस भी हो, अच्छी पर्सनालिटी भी हो, और थोड़ा रफ टफ हो, तो या तो धर्मेंद्र नजर आते थे, या अमिताभ बच्चन नजर आते थे, या शत्रुघ्न सिन्हा नजर आते थे, या विनोद खन्ना नजर आते थे। लिमिटेड ऑप्शन है, इन्हीं में चलना पड़ेगा ना आपको। तो अभी ये है, अभी जो है एक मिनिमम कॉमन एजेंडा जिसको कहते हैं, अभी वो क्या है? वो है कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार का विकास करना है, बिहार को लेकर चल। और हाँ, जैसा आप लोग समझ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि 24 की तैयारी, तो ठीक है, उसमें कोई हद नहीं। अच्छा सर, आपने 2021 में कहा था नीतीश बाबू कैसी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। अब आप चूंकि टीएमसी में हैं सर, तो वहां भी एक टीपीएम मटेरियल है ममता बनर्जी। तो अब आप चूंकि दीदी को थोड़ा करीब से देख रहे हैं और नीतीश जी को बहुत करीब से देख चुके हैं, तो ज्यादा बढ़िया पीएम मटेरियल कौन है, नीतीश जी या दीदी? देखो, मैं सर्टिफिकेट इशू करने वाला कौन होगा, कौन बढ़िया पीएम मटेरियल है, ये तो भारत की जनता डिसाइड करेगी। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, उन्होंने तो खेला होवे का नारा देकर जिस तरह से परखच्चे उड़ाया रूलिंग पार्टी को, और रूलिंग पार्टी के गन पावर, गून पावर, मनी पावर, मसल पावर के दुरुपयोग को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। वहां पे जिस तरह से जीत के आई, इतनी सीटें लेकर आई कि आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक रोल मॉडल उभर कर आई हैं, वो बन कर आई हैं। वो आयरन लेडी, ट्रू लीडर ऑफ द मासेज इन ट्रू सेंस। आज उसी तरह से नीतीश बाबू भी आज इतना सामने सबकी कसौटी पे इतना खरा उतरे हैं वो, कि आज लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लोगों की अपेक्षा उनके साथ है। तो मैं ये कहता हूं कि जैसे राहुल का मैंने कहा लार्जेस्ट पार्टी है, अब ये जो सब फ्रंट रनर्स हो गए, ये सब फोर फ्रंट में आ गए। अब इनका जो है आने वाले कल को या आने वाले वक्त में इनका भारत की जनता फैसला पर सर किसी गाड़ी में, फिक्र मत कीजिए विकल्प सर किसी शत्रु सर किसी गाड़ी में चारों चक्के तो आगे नहीं लग सकते ना सर। सर आपने चारों चक्के बता दिए एकदम झमाझम टाइट। एक ममता बनर्जी हो गई, एक राहुल गांधी हो गए, एक आपने नीतीश जी बता दिया, एक केसीआर या अरविंद केजरीवाल पकड़ लें। अब 4 में से 2 ही चक्का ना आगे लगेगा सर, 2 को तो पीछे जाना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए।
अरे तो वो दो पे ही फैसला करने दो ना लोगों को, भारत की जनता को। आप और हम क्यों परेशान हो रहे हैं सुषमा? अभी हम लोग बचपन से क्या विकल्प आ जाता है अपने आप, विकल्प आ जाता है। आप खुद देखो ना, नेहरू के बाद कौन, लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन, आफ्टर इंदिरा हु, और हर बार एक अच्छा विकल्प आता गया। क्या मोदी जी के बारे में किसी ने पहले सोचा था क्या? वो भी 3 बार के चीफ मिनिस्टर, नीतीश कुमार 8 बार के चीफ मिनिस्टर है, कम बेसी मिलाकर। तो ये तो अब आने वाला वक्त बता पर देगा। शत्रु सर, इसमें एक डिफरेंस है सर। फोर फ्रंट में आ गया ना हम। शत्रु सर, इसमें एक डिफरेंस है। नरेंद्र मोदी 3 बार के सीएम थे, लेकिन स्पष्ट बहुमत लाकर देने वाले सीएम थे। नीतीश कुमार 8 बार सीएम बने हैं, लेकिन एक बार भी उनकी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं पा सकी। वो हर बार किसी और के भरोसे सरकार बनाते हैं, और इस बार तो उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। 2020 के चुनाव के बाद कितने ही लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार तो नरेंद्र मोदी की वजह से 40-45 सीट पाए, वरना उनकी लोकप्रियता और खत्म हो गई थी। ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से 40-45 सीटें पाए, या लोकप्रियता खत्म हो गई थी, या लोकप्रियता खत्म करवाने के लिए किसी और को शामिल कर दिया गया, सो कॉल्ड वोट कटवा को जैसा लोग कहते हैं, और वो जो सीधे खड़े हुए उनको खड़ा किया गया। नीतीश बाबू के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में एक सीट नहीं दी गई उनको, ना कहा लड़ाया गया उनको। तो ये तो बहुत और बातें, और बहुमत लेकर आए, वो भी आप भी जानते, सुनते होंगे, सही है गलत नहीं कह रहा हूँ, उसमें बहुत लोग ईवीएम मशीन का खेला ये बोलते हैं, कैसे बहुमत आया, कैसे बहुमत हासिल की गई वो, और वही हासिल की गई जहाँ जहाँ की आपकी रूलिंग पार्टी की सरकार थी। जहाँ अपोजिशन की थी वहाँ आपका बहुमत नहीं चला, आपका बंगाल में नहीं चला, आपका यहाँ पे पंजाब में नहीं चला, आपका केरला में नहीं चला। तो ये भी इश्यू है, लोग कहते हैं। फिलहाल मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि मैं, नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तो मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक सच लॉजिक सामने रख रहा हूँ, एक तथ्य सामने रख रहा हूँ कि कल जब वो भी बने थे तो उस समय ऐसा नहीं, हम लोगों ने उनका प्रोजेक्शन किया, पीछे गाड़ी के पीछे लोगों को भगाया, मोदी 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 चिल्ला कर, भाषण के बीच में मोदी मोदी मोदी। ये सब प्रोजेक्शन आपको अच्छी तरह पता है बिल्डअप कैसे दिया जाता है। हमने बिल्डअप दिया था वहाँ पे, वो हुआ उनका। तो उसी तरह से अगर नीतीश बाबू को सही तरीके का, सही मायने में बिल्डअप मिल गया तो कुछ भी हो सकता है। ममता जी को सही मायने में मिल गया, कुछ भी हो। ये फ्रंट रनर्स हैं, ये लोग फोर फ्रंट में आ गए हैं। ममता जी बेजोड़ हैं, तो ये भी अब बहुत असाधारण व्यक्तित्व को लेकर सामने आए हैं नीतीश कुमार। सर, एक आखिरी प्रश्न पूछकर आपको धन्यवाद करूंगा, आपने बहुत समय दिया हमें, कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई एक चीज आपको दिख रही है जो कम होती दिखे? जैसे अभी यूपी भी फिर से जीत गए, कई राज्यों में फिर से चुनाव हुआ, वहां जीत गए। इंटरनेशनल सर्वेज होते हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी और पॉपुलैरिटी बढ़ी रही है देश के अंदर। ऐसा कुछ आ नहीं रहा है चुनावी नतीजों में जिससे लगे कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। ऐसा क्या हुआ है जिससे लगे कि 2024 में वो कमजोर होंगे और नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो या कोई और हो, उनको जो है वो रोक देगा? मेरी ये कामना नहीं है कि वो कमज़ोर हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कमज़ोर हो, मेरी ये कामना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। हम लोग उनका ऐसा कभी नहीं सोचेंगे, लेकिन हाँ, पॉलिटिकली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपने कहा, जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात है जो मोदी जी में कम हुई हो। उनका इंटरनेशनल सर्वे में हमेशा पोजीशन बहुत आगे रहता है, तो इंटरनेशनल सर्वे तो आपको भी पता है करते हैं या करवाया जाता है। प्रधानमंत्री की बात होती है कि प्रचार मंत्री की बात होती है, अब वो सब बात में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आपने पूछा कि कम क्या हुआ है उनका, तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ अपने दोस्त के बारे में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है। अब जो कहते हैं हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बिहार में पैकेज देने की बात की थी, बिहार में 1,75,000 करोड़ देने की बात की थी, बिहार में क्या क्या नहीं कहा था उन्होंने, और देश में क्या क्या नहीं कहा, तो कई बार जुमले साबित हो गए। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उनको, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं इसको सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता हूँ, तो वो सब आपको पता है। तो विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है, और प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता अगर कम हो गई है, और कई उनके इलाज छोड़ के जा रहे हैं, और कई इलाज शायद अगर और भी छोड़ दिए नीतीश बाबू के छोड़ने के बाद, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तक 2024 की घड़ी आए
तब तक नारा बदल जाए, मोदी है तो मुमकिन है बदल जाए, और ये नारा ना आ जाए मोदी है तो नामुमकिन है। शत्रु सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। 2024 के जब चुनाव आएंगे मैं कवरेज के लिए निकलूंगा ही, आपसे मुलाकात होगी ही, तब फिर चर्चा होगी कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उस वक्त तक क्या परिस्थितियां बनेंगी, इस पर भी चर्चा करूंगा। आज आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सुशांत, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस, थैंक यू। टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका कहना कि 2024 में उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का साथ आना असर दिखा सकता है। लेकिन हमने जब एनालिसिस किया कि मौजूदा परिस्थितियों में क्या दिखता है, तो जरा उसके आकलन भी करते हैं। जो नीतीश कुमार पीएम मोदी को फ्रंट से लीड करने वाला नेता बता रहे थे कुछ वक्त तक पहले तक, मैंने आपको सुनाया, उन्हीं को अब वो 2024 में ना आने देने का इरादा जता रहे हैं। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद कहा कि वो देश में विपक्ष की राजनीति को बहुत मजबूत करेंगे और वो चाहते हैं कि 2024 के लिए सब लोग एकजुट हो जाएं। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि क्या वो पूरे देश में घूमेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो भी दायित्व होगा पूरा करेंगे। यही नीतीश कुमार 5 साल पहले कह रहे थे कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने की किसी में ताकत नहीं है। सुनिए उस वक्त नीतीश कुमार ने क्या कहा था। कोई दूसरा नहीं काबिल हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं, कोई दूसरा नहीं काबिल हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। लोग इन्हीं बयानों को सुनकर कह रहे हैं 2017 तक कहते थे मोदी जी का मुकाबला करने में कि किसी में क्षमता है नहीं, आज कह रहे 2024 में आएंगे कि नहीं आएंगे, देखिए क्या होगा। नीतीश कुमार 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री अगर बने तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर बने। मैं आपको आंकड़े से बताता हूं, हवा की बात नहीं कर रहा, जो मैंने अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी से भी पूछा था। देखिए वो विपक्ष का एक चेहरा है और पॉपुलर नेता है, और उन्होंने अभी वो टीएमसी में है, वो ठीक कह रहे हैं, उनको वही कहना चाहिए। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, अगर आप देखिएगा बीजेपी, ये 2020 का बता रहा हूं आपको, बिहार का 2020 में बिहार में बीजेपी 110 सीट पर लड़ी, चुनाव लड़ी और 74 पर जीती, 74 सीट जीती उसने। तो उसका विनिंग परसेंटेज कितना रहा, यानी उसके 67% उम्मीदवार जीत गए, ये उसका विनिंग परसेंटेज है। जेडीयू कितने पे लड़ी, जेडीयू को देखिए, जेडीयू ने 115 सीट पर उम्मीदवार उतारा और इनके कितने उम्मीदवार जीते, 43 पर इनके उम्मीदवार जीते, 43 पर जीत मिली। तो इनके विनिंग परसेंटेज इनका कितना बैठता है, 37% विन था। अब आप मुझे बताइए, एक पार्टी बीजेपी जिसको कहा जा रहा है कि भाई बिहार में इनका खत्म हो जाएगा मामला, उनका विनिंग परसेंटेज है 67, स्ट्राइक रेट जितना कैंडिडेट उतार रहे हैं उसमें से 67% जीत जा रहे हैं। और जो नीतीश कुमार बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को बिहार में रोकेंगे, वो उनका स्ट्राइक रेट है 37% का, मतलब 115 सीट पर लड़ाए और उनके कैंडिडेट मात्र 43 जीते। तो बीजेपी का विनिंग परसेंटेज नीतीश कुमार से करीब 2 गुना है। तो कैसे मान लिया जाए कि बीजेपी वहां नीतीश कुमार के हटते खत्म हो जाएगी। 2020 में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार जीता था, इसका सबूत खुद नीतीश कुमार ने दिया था, जब उन्होंने जीत के बाद जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था। नवंबर 2020 का आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, नीतीश कुमार जी का ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने ट्वीट किया था नीतीश कुमार ने, यहां डालिए कि जनता मालिक है। यह नीतीश कुमार जी का ट्वीट है, इसको पढ़िए। जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। यह नीतीश कुमार का ट्वीट था 43 सीट लाने के बाद। उनको भी पता था कि यह सीट कैसे आई, उनका वोट परसेंट जो है वो बढ़ गया था बीजेपी के साथ लौटने पर। नीतीश कुमार ने आज जब 2024 में पीएम पद की दावेदारी के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी चीज के दावेदार नहीं है।
लेकिन अगर पीएम पद की दावेदारी को लेकर उनके मन में लड्डू न फूटता, आप खुद सोचिए कि मन में लड्डू नहीं फूट रहा है, तो फिर वो क्यों बीजेपी का साथ छोड़कर उस आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं? फिर क्यों वो स्पष्ट जनादेश से बनी सरकार जो 21 महीने से चल रही थी उसे अचानक एक झटके में गिरा दिया गया? फिर क्यों बीजेपी का साथ छोड़ दिया जब बीजेपी लगातार भरोसा दे रही थी कि 2024 का चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव वो जेडीयू के साथ लड़ेगी और नीतीश ही नेता होंगे? अमित शाह बोलकर आए थे अभी कुछ दिन पहले। सीधी बात है कि पीएम पद की दावेदारी को लेकर नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया। बाकी उन्होंने जो बीजेपी का साथ छोड़ने का आधार बनाया, उसके लिए नीतीश कुमार कोई ठोस वजह दे नहीं पाए। यानी ये बातें भी मनगढ़ंत साबित होती हैं कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की साजिश रच रही थी, क्योंकि असली बात यह है कि नीतीश कुमार के इरादे कुछ और हैं। हमने कल ही आपको बताया था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप नरेंद्र मोदी का बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल देखिए और नीतीश कुमार का कार्यकाल देखिए और उस कार्यकाल में उन्होंने अपने अपने राज्य के लिए क्या किया, उसका कंपैरिजन हमने आपको कल दिखाया था कि नरेंद्र मोदी ने कैसे परफॉर्म किया और पीएम पद तक पहुंचे, और कैसे नीतीश कुमार के कार्यकाल के बाद भी बिहार जो है वो नीति आयोग की रिपोर्ट में आज भी सबसे पीछे चल रहा है। नीतीश कुमार को लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में बहुमत से पीछे रह गए तो किस्मत से विपक्ष की राजनीति में सेक्युलरिज्म और सर्वसहमति के नाम पर उनकी भी किस्मत खुल सकती है, क्योंकि विपक्ष से पीएम पद के दावेदारों में राहुल गांधी का नाम है, उनके नाम पर ममता बनर्जी तैयार नहीं है। ममता बनर्जी का नाम है तो उस पर सोनिया गांधी तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल का नाम है तो कहा जा रहा है उनके पास अभी इतनी सीट वाली पावर नहीं है, ताकत नहीं है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है विपक्ष में। अगर सर्वसहमति बन सकती है तो 2-3 नाम है जिनमें अनुभव के आधार पर नीतीश कुमार सबसे ऊपर हो सकते हैं, और दूसरा नाम तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का हो सकता है। तो यही हो सकता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में चल रहा हो कि जब रोटी का बंटवारा नहीं हो रहा है तो कोई आके तीसरा रोटी खा सकता है। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार के नाम से जोश में आ गए, उन्हें 2014 का लोकसभा चुनाव भी ध्यान रखना चाहिए। 2014 में नीतीश कुमार ने इसी तरह से बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा था। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ वो मैं आपको बताता हूं, याद दिलाता हूं। बीजेपी से अलग हुए थे तो नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ था, 2014 का आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। 2014 जेडीयू ने चुनाव लड़ा 38 सीट पर, यह लोकसभा का बता रहा हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव जेडीयू 2 सीट जीते थे, मात्र 2 सीट, और लड़े कितने पे थे, 38, और इनका वोट शेयर जो है, वोट परसेंट मात्र 16%। बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, ये कितने 2 सीट आई थी इनको, कितने 38 सीट में से 38 पे लड़े, 2 जीते। और बीजेपी का 2014 में क्या हाल था, बीजेपी लड़ी 30 सीट पर और जीती कितनी सीट, 22 सीट जीती। तो और इनका जो वोट शेयर था, वोट प्रतिशत, वो करीब 29.5% के आसपास था। तो अलग होकर 30 में से 22 सीट जीतने वाले पार्टी को कहा जा रहा है कि वो खत्म हो जाएगी, और 38 में से 2 सीट जीतने वालों को कहा जा रहा है कि यही देश में अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। इस बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे और ये सोच रहे होंगे कि 2015 जैसी जीत बिहार में मिलेगी जब लालू नीतीश पहली बार साथ आए थे। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ा अंतर होता है। हालांकि बीजेपी के सामने बिहार में चैलेंज होगा जेडीयू और आरजेडी के जातिगत समीकरण का, जिस पर बीजेपी को काम करना होगा। बिहार का जातिगत समीकरण क्या है, और अगर उसको आप कैलकुलेट करने बैठिएगा तो मामला क्या बैठेगा, जरा उसको देखिए। बिहार, और बिहार में क्या चलता है, अगर आप देखेंगे यादव वोट वो करीब 15% है, 15%। और ये किसका वोट है, अगर आप देखिएगा ये आरजेडी का कोर वोट बताया जाता है, यादव। इसी तरह से कुर्मी वोट है, कुर्मी वोट जो है वो करीब आपका बिहार के अंदर 11% है, और ये जेडीयू का बताया जाता है कोर वोटर, क्योंकि नीतीश कुमार भी इसी कुर्मी और कोयरी
दोनों आपको इसमें जोड़ के बता दिया। मुस्लिम वोट जो है ये है 17%, 17%, और ये भी आरजेडी प्लस जेडीयू का वोट बताया जाता है, ये दोनों में बढ़ जाता है। अपर कास्ट का जो वोट है यानी ऊपरी जाति, वो जाता है, और ये है करीब मान के चलिए 15%, ये जाता है बीजेपी। अब क्या है कि लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 15% यादव, 11% कुर्मी और कोयरी, यानी हो गए 26%, और यहां आप मुस्लिम जोड़ दीजिए 17%, तो 26 प्लस 17 हो गया 43%, 43% वोट आ जाएगा आरजेडी और जेडीयू को मिलकर, बीजेपी खत्म। लेकिन बॉस जरा कैलकुलेशन को आप इसी तरह से देखिए, यही कैलकुलेशन लोगों ने यूपी में किया था कि सपा और बसपा का कागज पे जो ये वोट समीकरण था सब जोड़ दिया और कहा हो गया बीजेपी खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं ना कि सारा वोट प्रतिशत जो है यादव का हो, कुर्मी का हो, मुसलमान का हो, मुसलमान का तो बहुत हद तक चला भी जाए, बाकियों का वो कुछ भी जाएगा ही नहीं बीजेपी को। अगर कुछ नहीं जा रहा होता तो बीजेपी को कैसे सीटें बढ़ रही होती, उनका स्ट्राइक रेट बेटर कैसे होता? खाली अपर कास्ट के नाम पे तो हो नहीं सकता है, और लोग भी वोट कर रहे हैं ना। अब इसमें फ्लोटिंग वोट जोड़ता हूं, वो फ्लोटिंग वोट शेयर जो बिहार के अंदर खेल कर सकता है, ये ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ये है 26%, और दलित जो है वो है 16%, 16%। ये किसी के साथ भी जा सकते हैं, तो ये वोट शेयर हो जाता है 42%। अब ये 42% किधर जाएगा ये अभी फिक्स नहीं है, और जो उनके पास है उसमें से कुछ कुछ छिटक सकता है, जो बीजेपी के पास है उसमें से भी कुछ कुछ छिटक सकता है। तो बीजेपी खत्म हो जाएगी कागज पर, लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यूपी में चूंकि वैसा हुआ नहीं, इसलिए बिहार में एकदम हो जाएगा, इसकी गुंजाइश कम है। क्योंकि बीजेपी के फेवर में दो चीजें काम करेंगी। पहला तो खुद नरेंद्र मोदी का फैक्टर है। मोदी फैक्टर पॉलिटिक्स में ऐसी चीज हो गई है कि जिसके सामने कागज पर जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है वो सब फेल हो जाता है, कागज पे कैलकुलेशन फेल हो जाता है। नरेंद्र मोदी फैक्टर जब खड़ा होकर लोगों के सामने बात करता है। अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खोई है तो वो है विश्वसनीयता। मुझे लगता है कोई चीज जो प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा इंटैक्ट है वो है विश्वसनीयता, और मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हैं वो बोलकर डिलीवर कर रहे हैं, ये लोगों को विश्वास होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार नहीं होने दे रहे, ये लोगों को विश्वास है। नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर आतंकी घटनाएं नहीं होने दे रहे, ये लोगों को विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी देश की सुरक्षा पर प्रश्न उठेगा तो घर में घुसकर ठोक देंगे, ये लोगों को विश्वास है। नरेंद्र मोदी कोरोना के संकट काल के बाद दुनिया जब नीचे जाएगी तो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती से उठा पाएंगे, ये लोगों को विश्वास है। वो गरीब को बिना भेदभाव के घर दे पाएंगे, शौचालय दे पाएंगे, ये विश्वास है। और अकाउंट खोलकर, खाते खोलकर बैंक में भले अपना मजाक उड़वाएं, लेकिन देश का जो करोड़ों रुपया इधर से उधर होता था वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पर जब गरीब के पास जाएगा तो उस चोरी को रोक पाएंगे, ये लोगों को विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी फैक्टर जमीन पर जब काम करता है तो वो कागज पर लिखे हुए समीकरण हिल जाते हैं। क्योंकि चुनाव जब होता है लोकसभा का तो उनके नाम पर होता है, विधानसभा में कई बार लोगों को लगता है ठीक है नरेंद्र मोदी वोट मांगने आए, लेकिन ये सीएम तो बनेंगे नहीं ना, तो वहां अलग समीकरण चलता है। लेकिन जब देश की बात आती है और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, उनके काम पर वोट पड़ता है, तो चीजें पलट जाती हैं। तो पहला फैक्टर तो मोदी फैक्टर हो गया जो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। दूसरा फैक्टर है नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता। बिहार में भले ही नीतीश 17 साल से सीएम हो, लेकिन वो लगातार कमजोर हुए हैं, और मैं आपको इसको आंकड़ों के हिसाब से साबित कर देता हूं कि कैसे नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। नीतीश कमजोर हुए कैसे, इसके आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 2010 का चुनाव था, 2010 जेडीयू को कितनी सीट? 115 सीट।
2010 की बात कर रहा हूं। फिर आया 2015 का चुनाव। जेडीयू जो है वो 115 सीट से गिरकर 71 सीट पर आ गई, 71 सीट। ये वो चुनाव था जो जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा था। तो आरजेडी तो ऊपर गई, लेकिन जेडीयू कहां 115 से 71 पर आ गई। यह नीतीश कुमार की सो कॉल्ड लोकप्रियता का नतीजा था। फिर आया 2020 का चुनाव। इसमें जेडीयू जो है वो 71 से और गिरी और 43 सीट पर आ गई। और लोगों का आकलन यह था कि अगर नरेंद्र मोदी ने प्रचार ना किया होता, एनडीए ना होती साथ, तो नीतीश कुमार को यह 43 सीट भी नहीं आती। अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी कहकर गए कि वहां कोई वोट कटवा था। जेडीयू कहती है कोई वोट कटवा था, और वो वोट कटवा किसको कहते हैं? चिराग पासवान की एलजेपी को। तो कोई ये पूछे कि अगर एलजेपी में इतनी पावर है कि जेडीयू को 71 सीट से 43 पर ले आई, तो फिर बीजेपी की क्या ताकत होगी बॉस, जिनका चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे? चिराग पासवान का चेहरा जेडीयू का वोट काट दे रहा है, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा क्या करेगा? लेकिन जब चेहरा बनाने की कवायद होती है, तो सारे जो तार्किक प्रश्न हैं वो कूड़े में डाल दिए जाते हैं। जेडीयू का वोट शेयर भी तो घट गया ना बॉस। 2010 का चुनाव देखिए, 22%, 22.5% वोट शेयर था। 2015 में 17% रह गया और 2020 में 15.5% रह गया। यानी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का कोई बड़ा नुकसान कर देंगे, इसकी संभावना आंकड़ों में नहीं। यही बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कही, जो एक वक्त पर नीतीश कुमार के रणनीतिकार रहे और 2015 का चुनाव आरजेडी और जेडीयू को जितवाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पीएम बनना तो दूर, पीएम उम्मीदवार बनना भी पॉपुलैरिटी पर निर्भर करता है, इसलिए नीतीश कुमार पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। 2010 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में बड़ा अंतर है। 2010 में उनके पास 115 विधायक थे, 2015 में 71, और अब सिर्फ 40 से कुछ ज्यादा। 2015 और आज के महागठबंधन में जमीन आसमान का फर्क है। 2015 में महागठबंधन को जनादेश मिला था, इस बार जनादेश एनडीए को मिला था। बिहार की घटना को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ना जल्दबाजी होगी और नासमझी भी होगी। 2024 के चुनाव में इसका प्रभाव इस पर निर्भर करेगा कि ये अगले कुछ महीने ये गठबंधन काम कैसे करेगा। एक बार प्रशांत किशोर को सुनिए। अब देखिए, ये मैं जो घटना अभी बिहार में हो रही है उसको मैं स्टेट स्पेसिफिक घटना मानता हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा कम से कम नहीं लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई सोच, कोई प्रयास, कोई एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के तहत ये तय किया गया है कि बिहार में इसको किया जाए और फिर इसको बिहार के आगे बढ़ाया जाए। बिहार बड़ा राज्य है, यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से या पॉलिटिकली अगर कुछ बड़ा होता है तो स्वाभाविक तौर पे उसकी आपको नेशनल लेवल पे कुछ उसका रेजोनेंस सुनाई देगा। लेकिन मेरी जो जितनी समझ है, जितना मैं राजनीति समझता हूँ या देख पा रहा हूँ, ये बिहार स्पेसिफिक घटना है। अगर इसका कुछ नेशनल इम्प्लीकेशन होना है तो वो भविष्य के गर्त में है। आज की तारीख में मैं इसका कोई नेशनल इम्प्लीकेशन नहीं देखता हूँ। प्रशांत किशोर तो खारिज कर कि इसका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन बिहार में जो हुआ उससे लॉन्ग टर्म में बीजेपी का फायदा जरूर हो सकता है बिहार में, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो यानी बीजेपी अब तो कम से कम नीतीश कुमार की छवि से बाहर निकलेगी। बिहार में नए बदलाव से बीजेपी के पास 3 बड़े मौके हैं। पहला यह कि बीजेपी अब ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार पाएगी। 2020 में बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे तो 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। अगर बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो संभव है उसकी सीटें और बढ़ें। दूसरा यह कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ने पर नीतीश की ज्यादा किरकिरी हुई, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। सरकार की विफलता का ठीकरा बीजेपी के सिर नहीं फूटेगा। चुनाव में जाने पर बीजेपी कह सकती है कि उनके साथ धोखा हुआ। अग्निपथ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जातीय जनगणना, 3 तलाक, जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू में मतभेद था। जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी अब इन मुद्दों को खुलकर जनता के सामने रख सकेगी। कुल मिलाकर बिहार में आने वाले दिनों में सीधी लड़ाई बीजेपी बनाम आरजेडी की होगी। इसमें नीतीश कुमार मार्जिनल प्लेयर होंगे, जैसे अभी वो होकर रह गए हैं। बीजेपी की सीधी लड़ाई अब सीधे तेजस्वी यादव से होगी, क्योंकि नीतीश कुमार 2025 में सीएम फेस होंगे नहीं। यह कहना लगभग सही हो सकता है। 2020 में उन्होंने कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव है, अब वो उससे भी पलट जाएं तो कौन जाने।
तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मौका है। उन्होंने 2020 में बीजेपी जेडीयू के सामने अच्छी चुनावी लड़ाई लड़ी थी और पार्टी को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था, वो भी तब जब लालू यादव पहली बार सक्रिय तौर पर चुनाव में नहीं थे। तेजस्वी के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि उनके फेवर में अब लेडी लक काम कर रहा है। उनकी अभी कुछ महीने पहले शादी हुई थी। आज उनकी पत्नी राजश्री उर्फ रेचल भी शपथ ग्रहण समारोह में थी और राबड़ी देवी के साथ पहली कतार में बैठी थी। राजश्री और राबड़ी ने आज क्या कहा, एक बार आपको सुनवाता हूं। सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब आज एक नई शुरुआत हुई है। आज एक नई शुरुआत हुई है। हाँ जी, हाँ जी। बिहार भाग्यशाली है। अब बिहार के जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बिहार के जनता के हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना भी देते हैं और सारे मीडिया के लोगों को मैं शुभकामना धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ बिहार के जनता के लिए, बिहार के देश राज्य के लिए। बहुत खुश है, सब कोई खुश है, बिहार के जनता बहुत खुश है। नीतीश कुमार के लोग कहते हैं कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की साजिश रच रही है। अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते तो उनका भी हाल शिवसेना और उद्धव ठाकरे वाला होता। लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी बात कही। बीजेपी ने कहा कि अब सावधान आरजेडी को रहना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार अपना अस्तित्व बचाने के लिए आरजेडी को भी तोड़ सकते हैं। सुनिए, नीतीश कुमार के करीबी रहे और बीजेपी जेडीयू सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहूं? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि लालू जी ने कहा था पलटू राम, बीजेपी ने नहीं कहा था। इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए राजद के नेताओं को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। सब एक दूसरे को सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सावधान मुझे लगता है पब्लिक को रहना चाहिए इस तरह की पॉलिटिक्स से। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। राष्ट्रगान चल रहा है, सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े हुए हैं, लेकिन इस बुजुर्ग व्यक्ति को ध्यान से देखिए। यह राष्ट्रगान के दौरान कुछ ऐसा होगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। राष्ट्रगान जारी है और इसी दौरान यह बुजुर्ग व्यक्ति अचानक से पीछे की तरफ गिर पड़ता है। एकदम से अफरा तफरी मच जाती है। जानते हैं क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ इस बुजुर्ग व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 8 अगस्त को यह हैरान करने वाली घटना नासिक के सतपुर इलाके में घटी। यहाँ आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था। रिटायर्ड फौजी होने के नाते 81 साल के बुजुर्ग चंद्रभान मंजूलकर कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे, लेकिन इसी दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच सकी। चंद्रभान मंजूलकर ने 1962 में चीन के खिलाफ जंग भी लड़ी थी। कैमरे पर इस वक्त 2 लोग नजर आ रहे हैं, एक पुरुष और एक छोटी सी बच्ची। यहाँ अभी कुछ होने वाला है, बस आप ध्यान से देखिए। ये शख्स बच्ची को एक दीवार के पीछे लाकर बेरहमी दिखाने लगता है। वो बच्ची के गाल पर पहला थप्पड़ मारता है, फिर दूसरा थप्पड़ मारता है, फिर तीसरा, और फिर इस मासूम को ताबड़तोड़ मारता जाता है। ये बच्ची इस बेरहम शख्स से रहम मांगती है, लेकिन जालिम का दिल नहीं पसीजता और बच्ची को पीटने के बाद उसे वापस ले जाता है। असल में ये व्यक्ति एक टीचर है जिसने पंचकुला के सेक्टर 2 के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली एक मासूम पर अत्याचार किया। बताया जा रहा है कि ये शख्स इस प्राइमरी स्कूल में जेवीटी टीचर है और छुट्टी पर चल रहा है। ये पूरी घटना स्कूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में टीचर के खिलाफ गुस्सा काफी बढ़ गया। सड़क हादसे की ये एक खौफनाक तस्वीर है। वीडियो पूरे 30 सेकंड का है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि हादसा भयानक हुआ है। देखिए कैसे एक बेलगाम बस सब कुछ रौंदते हुए तेजी से आगे निकल जाती है। ये तस्वीर मुंबई के कुर्ला इलाके की है, जहां बस का ब्रेक अचानक फेल हो गया, जिसके बाद ड्राइवर ने बस पर अपना नियंत्रण खो दिया। बस की रफ्तार ज्यादा थी, लिहाजा बस सड़क किनारे खड़े कई ऑटो को टक्कर मारते हुए तेजी से आगे निकल गई। बस की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। वीडियो में दिख रहा है कि लोग इसके बाद बस के पीछे तेजी से दौड़े। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बस संतोष नगर से कुरला जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस व्यक्ति की आंखों को जब आप गौर से देखेंगे तो इसकी आंखों में आपको देश की आन बान और शान तिरंगा नजर आएगा। अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज जिसे इस व्यक्ति ने अपनी आंखों के अंदर ही पेंट कर दिया। इस व्यक्ति का नाम UMT राजा है। उम्र 52 वर्ष है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर का रहने वाला है। ये व्यक्ति एक मिनिएचर आर्टिस्ट है जिसे आजादी के अमृत महोत्सव में कुछ इस तरह से अपनी भागीदारी दिखाई और हर घर तिरंगा कैंपेन को अनूठा संदेश दिया। अब हम आपको बताते हैं कि राजा ने ये कमाल कैसे किया। आर्टिस्ट राजा ने सबसे पहले तिरंगे को चिकन के अंडे की सफेदी पर मौजूद बहुत पतली परत पर पेंट किया और फिर उसे अपनी आंख के सफेद वाले हिस्से पर लगभग 20 मिनट तक चिपकाए रखा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मातृभूमि की सुरक्षा अपनी आंखों की तरह ही करनी चाहिए। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। लेकिन राजा एक कलाकार हैं और आप ऐसी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर पेंट आंख में फैल जाए या फिर कॉर्निया के पास चला जाए तो ऐसा करने वालों की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी वायुसेना को माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि हवाई हमले हमेशा युद्ध का नतीजा बदल कर रख देते हैं। ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है जिसे ताइवान को दिखाने की कोशिश की है चीन ने, वो भी एक और चेतावनी के रूप में। 16 सेकंड के इस वीडियो में चीन ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जंग के दौरान अगर लड़ाकू विमानों की रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी तो कुछ इसी अंदाज में उसके फाइटर जेट फ्यूल से लैस हो जाएंगे और बिना रुके वो अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर देंगे। देखिए कैसे यहाँ आसमान के कई हजार फीट की ऊंचाई पर ड्रैगन के फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग की गई। चीन का ये पॉइंट ब्लॉकेड मिशन है और 9 अगस्त को ये ड्रिल ताइवान के बॉर्डर के बहुत करीब की गई। साफ है कि चीन ताइवान को अपनी ताकत दिखाने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहा। ताइवान के चारों ओर से मिसाइल वाला शक्ति प्रदर्शन करने के बाद चीन ने अपने लड़ाकू विमानों का कौशल दिखाया और अब ये तस्वीर भी ताइवान को ड्रैगन की बड़ी चेतावनी मानी जा रही है।